आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी महा सीरीज़ में, जिसके अंतर्गत आपकी तैयारी को समग्र बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। और इसी महा सीरीज़ के अंतर्गत आपकी करंट अफेयर में हम पीजन की मंथली मैगजीन है उसको कर रहे हैं, जिसमें हालांकि हम बहुत पीछे हैं, जिसमें हम मई जून की कंप्लीट किए हैं, अभी जुलाई पे चल रहे हैं और अभी हमारे पास जनवरी हो चुका है। बट डोंट वरी, आपको एग्ज़ाम से पहले हम कोशिश करेंगे इसको करवाने की पूरी। और अगर आपने विजन की मंथली मैगजीन पढ़ ली, पीटी 365 और मेंस जो 365 है उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन्हीं में से ही समझ होकर के वो आते हैं। तो फिर भी हम उनको देख लेंगे, लेकिन आज हम इसमें इकोनॉमी के पार्ट को पढ़ रहे थे और कुछ बेसिक टॉपिक है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम कवर करते हैं। और इसमें एक चीज़ ज़रूर देखनी है आपको, जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे वो पोर्शन आ सकता है उसको आपको बताया जाएगा, उसको नोट डाउन जरूर करें। और कोई भी टॉपिक है उसको समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एक सर की है ट्रेंड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी भारत में एफडीआई का क्या ट्रेंड है, इसके बारे में ये रिपोर्ट है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री देखती है इसको, आपको पता है कौन देखती है? कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो आंकड़े जारी किए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये एफडीआई है क्या। देखो, जब कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो इस टॉपिक का आपको एकदम क्लियर कट पता होता है, जब जाके हम मानेंगे एफडीआई, जब जाके पता लगेगा क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि एफडीआई का मतलब है दूसरे देशों में सीएस बेस में किया गया निवेश, किसी देश के द्वारा अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी सीएस बेस में, जैसे बाहर अगर कोई भारत के अलावा भारत में अमेरिका बाहर से कोई निवेश आएगा, वो सारा क्या कहलाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और बाकी इसकी बेसिक परिभाषा मैंने बेसिक नोट्स में आपको बता दिया। इसमें थोड़ा सा और टेक्निकल जाएंगे तो अलग, बट बेसिक कॉमन ये कि विदेशों से आने वाला जो निवेश है वो हम डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप से जानते हैं। अब देखो कि भारत में अगर देखें एफडीआई है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो हमारे लिए कई तरीके से महत्वपूर्ण है। तो आप सभी जानते हैं कैसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण गैर ऋण आधारित है। देखो, आपके पास पूंजी की जरूरत है, हर विकासशील देश को विकास करने के लिए पूंजी जरूरत होती है। अब पूंजी प्राप्त करने के दो साधन हैं, या तो ऋण के माध्यम से या निवेश के माध्यम से। अब ऋण से क्या नुकसान है कि चुकाना पड़ता है। एफडीआई ऐसा निवेश ये है कि चुकाना नहीं पड़ता, ये आपको वैल्यू एडिशन के रूप में काम आता है। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो क्या है? निवेश है, और वैल्यू एडिशन के रूप में, अर्थात ऋण गैर ऋण आधारित है, इसमें ऋण की जरूरत नहीं पड़ती। और ऑब्वियसली ये बड़ी मात्रा में अगर निवेश होगा तो स्थिर वित्तीय संसाधन के रूप में, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी निवेशक भारत में अगर निवेश करने आएगा तो लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करने आएगा, तो इसलिए स्थिर वित्तीय साधन के रूप में भी ये काम करता है। इसके अलावा कोई अगर निवेश करने आएगा तो वो अपने स्किल को लेकर आएगा, अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर आएगा, जिससे भारत में मानव संसाधन है वो भी विकास होगा। अपने टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर करेगा। अब मान लें कोई कंपनी है, विदेशी कंपनी भारत में अगर निवेश कर रही है तो ऑब्वियसली वो अपनी टेक्नोलॉजी को भारत में लेके आएगी। जैसे कोई अगर गूगल है, अगर जियो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो गूगल की टेक्नोलॉजी जियो अडेप्ट करेगा। तो ऑब्वियसली मतलब कोई अगर इन्वेस्ट लेके आएगा तो, क्योंकि यहाँ पर भी इन्वेस्ट करेगा तो वो अपना लाभ कमाने के लिए करेगा, और लाभ कमाने के लिए जो भी उसको सपोर्टेड टेक्नोलॉजी है उसको यूज करेगा। इसलिए भारत में विदेशी से तकनीकी आ सकती है। इसके अलावा निर्यात में वृद्धि होती है, जो कि देखो इन्वेस्टमेंट होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आपका निर्यात बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेंगे, ऑब्वियसली नवाचार कंपटीशन बढ़ेगा, और पूंजी आने और निर्यात बढ़ने के कारण आपकी विनिमय दर अच्छी रहेगी, क्योंकि रुपये की अगर विदेशी निवेश बढ़ रहा है तो यहाँ आकर डॉलर में होगा, लेकिन भारतीय मार्केट में रुपये की मात्रा, रुपये की डिमांड बढ़ जाएगी, और रुपयों की डिमांड बढ़ने की वजह से रुपया महंगा हो जाएगा और विनिमय दर हमारी डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये पॉइंट आपको कॉन्सेप्टली याद रखना है। देखो, एफडीआई कॉन्सेप्टली याद रखना है आपको, कॉन्सेप्ट से कि क्या क्या आ सकता है। क्वेश्चन एफडीआई को लेकर के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, और प्री में पूछती है स्टेटमेंटों के माध्यम से। वहाँ आपको समझ के करना है कि एफडीआई का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एफडीआई से थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, जैसे प्रदूषणकारी उद्योगों का आप एफडीआई आकर्षित करने हो सकता है, ऐसे उद्योग आ जाए। क्योंकि देखो, यूरोप के देश है, वहाँ पर कोई रिफाइनरी है ना, या कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो उद्योग है उनको लगाने नहीं देंगे। तो कंपनी क्या करेंगी? गरीब देशों में आएंगी, भारत जैसे देशों में, या मतलब अफ्रीका जैसे देशों में। तो वहाँ ऑब्वियसली कई बार एफडीआई है ना, वो ऐसी चीज़ में आता है जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं। छोटी व्यवसायी, अगर बड़ी कंपनी आ गई तो ऑब्वियसली छोटी कंपनी को नुकसान होगा। स्थानीय संस्कृति, ऑब्वियसली आपको विदेशी कंपनी यहाँ पर आ रही है तो विदेशी कल्चर को लेकर आएगी, लोकल कल्चर खत्म हो जाएगी। घरेलू निवेश में अब सारा एफडीआई आ जाएगा तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसमें दिक्कत है, क्योंकि विदेशी निवेशक भारतीय मार्केट से बड़ी मात्रा में पैसा ले लेंगे, उसको निवेश कर देंगे, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टरों के लिए नुकसान हो जाएगा। हो सकता है करप्शन भी हो, क्योंकि विदेशी निवेशक आता है
वो बड़ी मात्रा में पैसा लेके आएगा। हो सकता है किसी पार्टी जो गवर्नमेंट जो सत्ता में है उसको पैसे देकर के अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी बना लें, ये भी हो सकता है। और आर्थिक उपनिवेश ऑब्वियसली विदेशी कंपनी यहाँ आई है तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से जैसे अंग्रेज आए ठीक उसी प्रकार से हमारे सारे संसाधनों पर उसका अधिकार हो जाएगा, सारे मार्केट पर उसका अधिकार हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम उसके अधीन हो सकते हैं। और इसके अलावा विनिमय दर का नकारात्मक प्रभाव, देखो ये चीज़ है कि एफडीआई जब भारत में आएगा तो डॉलर आएगा, डॉलर ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो हमारे यहाँ ऑब्वियसली हमारी विनिमय दर सुधरेगी। लेकिन वो एफडीआई जब प्रॉफिट के रूप में वापस जाएगा ना, वो हमारे लिए एक नुकसान खड़ा कर सकता है, विनिमय दर को कमज़ोर कर सकता है। तो इसलिए एफडीआई के अगर हम एक सीमा से ज़्यादा एफडीआई पर अगर निर्भर हो जाते हैं तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है। बट फिर भी प्रारंभिक फेज में किसी देश के निवेश के लिए, भारत जैसे देश को अगर जैसे विकास करना है तो उसको शुरू के फेज में कहीं ना कहीं एफडीआई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सारी पूंजी हमारे पास अवेलेबल होती है और विकासशील देश को निवेश ज़्यादा करना पड़ता है। अब एफडीआई के बारे में भारत के ये फैक्ट देख लो। देखो एफडीआई से जुड़ा हुआ, हालांकि हमने बेसिक पढ़ लिया, करंट के कुछ फैक्ट आ गए, तो आपको यही तो पढ़ना है, फैक्ट मिथ कॉन्सेप्ट। तो हाल 2021 में बोला है कि भारत में सबसे अधिक लगभग $85 बिलियन एफडीआई आई है जो पिछले वर्ष की तुलना में, अर्थात भारत में एफडीआई बढ़ा है। दूसरा, एफडीआई सबसे ज़्यादा भारत में सिंगापुर से आया, उसके बाद यूएसए से और तीसरे नंबर पर मॉरिशस से। पॉइंट याद रखना, सबसे ज़्यादा हमें सिंगापुर से एफडीआई मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कर्नाटक, क्योंकि आपको पता है कर्नाटक में बेंगलुरु है और बेंगलुरु में आपको पता है कि बेंगलुरु के अंतर्गत आपको सभी पता है बेंगलुरु में आईटी सेक्टर है, तो ऑब्वियसली बड़ी मात्रा में वहाँ निवेश होता है। दूसरा महाराष्ट्र, बम्बई है और तीसरा दिल्ली। तो तीन महत्वपूर्ण जगह वहाँ पर एफडीआई सबसे ज़्यादा आएगा। सर्वाधिक अगर किस क्षेत्र में एफडीआई है, भारत में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा एफडीआई आता है, हार्डवेयर और कंप्यूटर, ये सॉफ्टवेयर क्षेत्र, क्योंकि भारत आपको पता है दुनिया में सॉफ्टवेयर हब के रूप में भी डेवलप हो रहा है और भारत में बड़ी मात्रा में आता है। विनिर्माण क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो भारत में 2021 की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में भी एफडीआई बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ा है। और एफडीआई किसी कंपनी है तो आप सभी जानते हैं एफडीआई का मतलब क्या है। तो ये बेसिकली एफडीआई का, देखो हो सकता है आपका प्री का क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है आपका मेंस क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है आपका कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट आधारित प्री का क्वेश्चन भी बन जाए, इसलिए पॉइंट आपको जरूरी याद रखना। ये स्टेट पीसीएस में पॉइंट बन सकते हैं, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद होता है ऑफ बजट बोरोइंग। देखो सरकार, इसमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा पॉइंट जो आपको समझना है, हालांकि हमने प्री आपके बेसिक में इनको बता दिए हमने। देखो सरकारी उधारी दो प्रकार की होती है। एक सरकार उधारी जो बजट में दिखाती है, आपको पता है कि हमारी बजट में प्राप्तियाँ होती है और प्राप्तियाँ दो प्रकार की होती है, पूंजीगत और राजस्व। और पूंजीगत में एक प्राप्ति होती है ऋण प्राप्ति, और ऋणी प्राप्ति क्या होती है, सरकारी बजट उधारी। लेकिन ऑफ बजट वो होती है जिसमें डायरेक्टली सरकार मार्केट से खुद पैसा नहीं लेकर के अपनी ही किसी कंपनी जैसे LIC, SBI, इनसे बोले कि आप मार्केट से पैसा ले लो, हमें कुछ पैसा आप दे दो, क्योंकि हम आप क्या है, हमारी ही कंपनी है, SBI एक गवर्नमेंट कंपनी, तो इसे बोलेंगे ऑफ बजट उधारी, जिसे मुख्य रूप से इसी प्रकार राज्य करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। राज्य भी अपनी विभिन्न प्रकार की कंपनी से उनसे उधार लेता है और उसको अपने बजट में शो नहीं करता, क्योंकि बजट में शो करेंगे तो राज्य को इसे घाटा बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। तो हाल ही में राज्यों को लेकर के केंद्र सरकार ने कुछ बात बोली है कि ऑफ बजटिंग जो है बोरोइंग ये सही नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसको दिखाते तो है नहीं है, जबकि वास्तविकता में मार्केट से ऑफ बजट तो लेते ही हो। यानी ऑफ बजट का मैं बताता हूँ, देखो एक तो उधारी होती है डायरेक्ट आप ऋण लेते हो, सरकार ऋण लेती है मार्केट से। एक उधारी होती है जैसे गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट का बजट है, गवर्नमेंट के पास LIC भी है, SBI भी है। अब गवर्नमेंट इनको अलग पब्लिक इंटरव्यू मानती है, ठीक है इनको। अब LIC को अगर कोई मार्केट में लेन देन करती है तो उसको LIC की लाइबिलिटी माना जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, LIC से बोलेगा आप मार्केट से ले लो, हमें दे दो। अब इस ऋण को वो गवर्नमेंट अपना ऋण नहीं मानेगी, बोलेगी हमारी कंपनी का पैसा है, हमने यूज कर लिया, इसलिए ये बजट में वो शो नहीं करेगी, इसे बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। अब ऑफ बजट बोरोइंग से नुकसान तो होता है, क्योंकि आपने रियलिटी में तो बजट मतलब बोरोइंग लिए लेकिन दिखाई नहीं है। तो एक चीज़ है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने, इसी प्रकार राज्य भी लेते हैं, इसी प्रकार केंद्र सरकार ने बजट उधारी को समायोजित करने के लिए मापदंड है, ऑफ बजट के लिए कुछ मापदंड आसान बनाए, क्योंकि राज्यों को जरूरत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे तो राज्य अच्छी मात्रा में निवेश कर देंगे, ताकि जो अभी राज्यों की खराब स्थिति है सुधर सकती है। इसलिए सरकार ने कुछ मापदंड बनाए। 2020-21 तक राज्यों द्वारा ऑफ बजट उधारी को समायोजित नहीं किया गया, अब उसको समायोजित किया जाएगा, मतलब एडजस्टमेंट किया जाएगा। 2026 तक समय दिया है कि हम 2026 तक जो भी ऑफ बजट उधारी है उनको एडजस्टमेंट कर सकते हो। पहले ये था कि आप 2021-22 तक ही कर पाएंगे, अब बढ़ा दिया। अर्थात केंद्र सरकार ने राज्यों को सूचित किया है कि ऑफ बजट उधारी को राज्यों को उनके ऋण में जोड़ा जाए। इसके साथ ही बढ़ते हुए ऑफ बजट, वही बात है जैसे एक्चुअली में ऑफ बजट को बजट के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते। तो केंद्र सरकार राज्यों से तो बोल रहा है, लेकिन अपनी ओर से नहीं कर रहा अभी तक,
केंद्र सरकार ने राज्यों से बोला है कि हम पहले आपको 21-22 के बारे में बोले थे, आप 25-26 तक ऐसा कर सकते हो। तो 25-26 में जाकर के आप एस ऑफ बजट जो ये है आपकी उधारियाँ, इनको आप दूर करो। और वो ये ऑफ बजट राज्य सरकार ने ऑफ बजट उधारी के लिए स्पेशल पर्पल व्हीकल के रूप में इसको शामिल किया गया। स्पेशल मतलब कह देंगे हमें कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है, इसके लिए इतना पैसा चाहिए और हम इससे ले रहे हैं, तो स्पेशल पर्पल व्हीकल के माध्यम से सरकार क्या करती है, ऑफ बजट हियरिंग। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है ऑफ बजट क्या होता है बस। तो राज्य सरकार अपने बजट से ही चुकाना पड़ता है, लेकिन उसको दिखाती नहीं है ना। और राज्य उसके घाटा पर इससे नुकसान ही होता है कि देखो आपने रुपया तो लिया ही है तो घाटा ही है, वो देखता नहीं है बस, लेकिन एक्चुअली में है तो घाटा ही है। ठीक है। और संविधान का अनुच्छेद 293 जरूर पढ़ना कि अगर राज्य सरकारों पर भारत सरकार कोई ऋण बकाया है तो नए ऋण लेने से पहले उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। और राज्यों के ऑफ बजट इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी आने की वजह से राज्यों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके अलावा अभी कोविड-19 के बाद राज्यों को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ा, इससे भी राज्यों की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई और इसलिए राज्यों की उधारियाँ ज़्यादा बढ़ी। इसके बाद ये पूछा गया कि एमएसएमई क्षेत्र को भारत सरकार के द्वारा बढ़ाने हेतु बहुत प्रयास किए गए। ये हमने आपको बेसिक में बता दिया था कि एमएसएमई क्षेत्र का महत्व भारत में बहुत ज़्यादा है और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उद्यमी भारत कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्यमी भारत कार्यक्रम की अगर मैं बात करूँ, ये बहुआयामी कार्यक्रम है जिसमें हर लेवल पर एमएसएमई को सहायता दी जाएगी। अगर एमएसएमई की बात करें तो भारत में लगभग 30% जीडीपी में रोल एमएसएमई का होता है दोस्तों। निर्यात में 48%, मैन्युफैक्चरिंग 45%, और अगर देखें तो लगभग 11 से 12 करोड़ लोगों को ये रोजगार देते हैं। इस आधार पर भारतीय जीडीपी में रोजगार, निर्यात और राजस्व वृद्धि, ये कह सकते हो उत्पादन वृद्धि में ये अहम रोल निभाते हैं। कौन? आपके छोटे छोटे उद्योग। इनकी संख्या अगर भारत में देखें लगभग 6.34 करोड़ के समथिंग है इनकी। तो हाल ही में सरकार द्वारा इनके विकास के लिए उद्यमी भारत कार्यक्रम चलाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए इनके लिए, तो बेसिकली एक बार इनसे गो थ्रू हो लेना क्योंकि ये कार्यक्रम पहले चलाए जा चुके हैं इसलिए। ठीक है ना। ये संसदीय संकुल परियोजना ये छत्तीसगढ़ में चलाई गई, ये थोड़ा सा देख लेना एक बार। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। इसके अलावा एक पूछी गई है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। देखो अप्रेंटिस का मतलब है कि कोई व्यक्ति ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग ले, लर्निंग करे और उस दौरान उसको कुछ छोटी मोटी स्कॉलरशिप मिले, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस स्कॉलरशिप, यानी प्रशिक्षुता जो स्कॉलर सुविधा है वो। अब देखो प्रशिक्षु, देखो आपने बहुत सारी स्कीमें चलाई, बहुत सारी स्कीमों के बाद आपका उद्देश्य था कि लोग स्किल हो, ट्रेनिंग प्राप्त करें और वो थोड़ा सक्षम बने। इस हेतु भारत ने अपनी अप्रेंटिस जो स्कीम है या अप्रेंटिस है उसको बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षु को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ प्रयास किए, लेकिन अभी तक प्रशिक्षु यानी लोग ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा नहीं आए, सीखने के लिए युवा, क्योंकि ट्रेनिंग जाने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग नहीं आए। अब सरकार का उद्देश्य है कि लोग ज़्यादा स्किल हो ताकि उनको अच्छा रोजगार मिले, अच्छा काम कर सकें। तो इसलिए इसको बढ़ाने के लिए हाल ही में कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस योजना के अंतर्गत जो हम पैसे देते थे वो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से अब दिए जाएंगे। अर्थात जो भी प्रशिक्षु है उसके अकाउंट में डायरेक्टली 1500 रुपये पर महीना उसके वजीफे के रूप में चले जाएंगे, ताकि अब 1500 रुपये जाएंगे, थोड़ा बहुत कोई एक दो व्यक्ति ज्वाइन करने आएगा। 2016 में योजना चालू की, लेकिन लोगों ने इसमें वित्तीय सहायता कंटिन्यू नहीं मिलने की वजह से लोग ज़्यादातर इसमें शामिल नहीं हुए। बाद में सरकार ने बोला कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, लोग ज़्यादा ट्रेनिंग में आएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें और स्किल डेवलपमेंट करें। उसी उद्देश्य से चलाई गई है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन कर राज्यों की रैंकिंग की प्रक्रिया। देखो ये थोड़ा सा एक रैंकों की प्रक्रिया, मतलब कि स्टार्टअप के लिए क्या क्या एनवायरमेंट है। अगर कोई स्टार्टअप को ऑन करना है तो स्टार्टअप का मतलब है कोई कंपनी जो स्टार्टिंग फेज में है, कोई छोटा स्टार्टअप हो सकता है, कोई बड़ा स्टार्टअप हो सकता है, तो उसके प्रारंभिक फेज में है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उसको आसान चाहिए। टैक्स में रिबेट चाहिए, भूमि में, लैंड में, लोन में, काफ़ी चीज़ों में उसको आसान चाहिए। इसलिए इसके आधार पर बढ़िया इकोसिस्टम कौन सा है उसकी एक रैंक जारी की जाती है। और इस रैंक को कौन जारी करता है? उद्योग संवर्धन और व्यापार, आंतरिक व्यापार डिपिट है, ये डिपिट इसको जारी करता है। इसको उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग, जो आपके वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो उसके अंतर्गत आता है। और ये 24 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों में
रैंक ये जारी की जाती है इन मापकों के आधार पर कि क्या क्या उसको समर्थन किया जाता है, क्या क्या नवाचार है, बाजार तक उसकी आसान पहुँच है, वित्त तक कैसी पहुँच है, और मेंटरशिप यानी कि ट्रेनिंग गाइडेंस, उसको उसके आधार पर इसमें राज्यों की रैंक जारी की जाती है। और इसमें देखें सबसे पहले ये रैंक जारी की गई थी 2021 की। इस रैंक के परिणाम अगर देखें, सबसे ज़्यादा गुजरात फर्स्ट पे था, कर्नाटक और मेघालय की रैंक इसमें सबसे अच्छी आई थी। अगर हम देखें भारत में स्टार्टअप के इकोसिस्टम के माहौल से भारत कितना स्टार्टअप के अकॉर्डिंग है, भारत में ध्यान रखना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम का एनवायरमेंटल है भारत में। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरा चीन। तो ज़्यादातर कंपनियाँ यहीं से डेवलप होती है क्योंकि एनवायरमेंटल मिल जाता है उनको स्टार्टिंग का। भारत ने स्टार्टअप देने के लिए बहुत सारी पहल चलाई है। स्टार्टअप इंडिया समृद्ध योजना, जिसके अंतर्गत उनको इनोवेशन, उनकी ट्रेनिंग, इसके अलावा उनके लिए फंड की व्यवस्था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से बहुत सारी चीज़ें ही चलाई। और ये फैक्ट एक बार देख लेना भारत में स्टार्टअप का क्या क्या डेटा है वर्तमान में, क्योंकि स्टार्टअप को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, लेकिन अपरेंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लेना रैंक किसने जारी की है और रैंक का क्या वो है। बस इतना ही इसमें काम का है, अदरवाइज कोई काम का नहीं। ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस, ये ध्यान रखना ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस है, ये इसकी रिपोर्ट, ये डेटाबेस क्या है इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपको पता है विश्व बैंक ने इसको जारी किया। किसने? विश्व बैंक ने। तो ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 ये वर्ल्ड बैंक जारी किया है और इसमें लगभग 123 अर्थव्यवस्था उनको लिए, जिसके अंतर्गत उनकी फॉर्मल और इनफॉर्मल सारी सर्विसेज को इसमें शामिल किया गया। और इसमें भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत उन 7 देशों में शामिल हैं जहाँ 104 अरब वयस्कों में से आधे वयस्क निवास करते हैं। ये बात सही है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा युवा निवास करते हैं, है ना, लेकिन इनकी पहुँच औपचारिक बैंकिंग तक नहीं है। औपचारिक बैंकिंग का मतलब जो हमारे बैंक हैं, अनौपचारिक का मतलब है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग मतलब हम कह सकते हैं ये सूदखोरों से पैसा लेते हैं, उनसे, वो अनौपचारिक इनफॉर्मल सेक्टर है। तो भारत में अभी भी बहुत सारे लोगों के पास बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मल सेक्टर की। ये इसने बोला है। आधार प्रणाली ने वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, बात बिल्कुल सही बात बताई इसने। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना, जो आधार सिस्टम है उसकी वजह से, और कैश है उसकी वजह से, कहीं ना कहीं कैश की वजह से जो डीबीटी जैसे सिस्टम है उससे लीकेज है उसकी कम हुई है। तो लीकेज वाला जो डीबीटी की सक्सेस है वो तो बहुत बढ़िया है, तो उसको आप एग्जांपल दे सकते हैं। बाकी इसमें कोई खास ऐसे नहीं, आपको ध्यान रखना ये रिपोर्ट किसने जारी की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक। ध्यान रखना डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? आरबीआई इसको जारी करती है और इसका मुख्य 1 जनवरी 2021 से पहली बार मतलब 2021 को इसको लॉन्च किया और आधार वर्ष माना इसमें 2018, यानी कि आधार वर्ष मतलब जो डेटा लिया जाएगा वो 2018 का होगा। जो रिपोर्ट जारी की गई वो 2021 में जारी की गई और हाल ही में आरबीआई ने इस रिपोर्ट को जारी किया गया डिजिटल भुगतान सूचकांक को। ये 5 मापदंडों के आधार पर आरबीआई को जारी करती है। ये मापदंड जरूर देख लेना कि पेमेंट जो सक्षम करता है, यानी कि जो पेमेंट करने वाले उनके पास मोबाइल फ़ोन नेटवर्क कनेक्टिविटी कितनी है, पेमेंट का इंफ्रा कितना है, मांग पक्ष में और पूर्ति पक्ष में। मांग पक्ष का मतलब है कि जो अगर मैं बात करूं तो मांग पक्ष में जैसे अगर मैं बात करूं हमारे मोबाइल है, हमारे नेटवर्क सुविधाएं, पूर्ति पक्ष में प्लेटफॉर्म में वो उनकी कितनी चीज़ें, उपभोक्ता कितना सेंट्रिक, उपभोक्ता एजी कितना है, उपभोक्ता अगर किसी का पैसा फंस गया क्या सिस्टम है, इसके आधार पर ये रैंक जारी की जाती है इनको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बाहर सबसे ज़्यादा होता है पेमेंट सेटलमेंट का। जो एक मान आप SBI से अगर आप एक्सेस को देना चाहते हो पेटीएम के थ्रू, पेटीएम एक प्लेटफॉर्म में यहाँ से ये किया और पेटीएम ने यहाँ सेटल कर दिया, तो जितनी फास्टली सेटल करेगा उसी आधार पर इसको रैंक दी जाएगी। तो भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, उसमें अगर देखा जाए तो उसकी स्थिति को जानने के लिए और उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए ये इंडेक्स जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा। प्री का ही क्वेश्चन बनेगा इसमें। इसके अलावा भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण, ध्यान रखना, एक तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है और एक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात है, जिसका 3rd फेज अभी जारी किया गया है। इसको जारी करने वाली संस्था कौन, ध्यान रखना, नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर कॉम्पिटिटिव, इनके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। और ये रिपोर्ट, और इसके बाद इसमें ये देखा जाता है कि यूनियन टेरिटरी और केंद्र शासित प्रदेश की इनोवेशन के लिए क्या क्या कर रहे हैं, इनोवेशन में रिसर्च के लिए, इनोवेशन में फंडिंग के लिए, इनोवेशन ट्रेनिंग के लिए क्या क्या भूमिका निभा रहे हैं, उसके आधार पर उनकी इंडेक्स जारी की जाती है। इसमें अलग अलग श्रेणी है। सबसे पहले श्रेणी है प्रमुख राज्य, जो हमारे बड़े राज्य, दूसरा है पूर्वोत्तर भारत के राज्य या पहाड़ी राज्य, और तीसरा है यूनियन टेरिटरी। इसके आधार पर इनको इंडेक्स दी जाती है। अगर हम देखें इसमें तो प्रमुख राज्यों में कर्नाटक ने टॉप किया है 2021 में, पूर्वोत्तर राज्यों में अगर बात करें तो मणिपुर ने टॉप किया है, और यूनियन टेरिटरी में बात करें चंडीगढ़ ने टॉप किया है। किसमें? नवाचार इंडेक्स में। नवाचार इंडेक्स के अंतर्गत 7 स्टैंडर्ड होते हैं, उनके आधार पर रैंक ली जाती है। ये 7 स्टैंडर्ड है आपके, 3, 2, 5 और 2, 7।
तीन तो एनेबलर है, एनेबलर का मतलब है उनको सक्षम बनाने वाले। जैसे स्किल ट्रेनिंग देंगे तभी लोग इनोवेट करेंगे, पैसा लगाएंगे तभी लोग इनोवेशन करेंगे, ज्ञान होंगे तभी इनोवेशन होगा, परिवार उसके अकॉर्डिंग उसको वो मिलेगा। और किसी ने बेचारा ने इनोवेशन किया, उसको सुरक्षा नहीं मिली, पेटेंट नहीं मिला, कोई और उसको चोरी करके ले गया, तो वो सारा एनवायरमेंटल होगा, उसके आधार पर ये चीज़ें, ये रैंक जारी की जाती है। और ऑब्वियसली सूचकांक के माध्यम से उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। तकनीकी, हाँ ये सब थोड़ा देख लेना, ये एक है टेक्निकल रिसेशन। देखो ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने तकनीकी मंदी से बचने की उम्मीद की है। तकनीकी का मतलब है, देखो जीडीपी है, उत्पादन है उसमें ग्राउथ, उत्पादन है उसमें लगातार 2 तिमाहियों तक डिक्लाइन हो, अर्थात जीडीपी नेगेटिव ऑब्वियसली, तो उसे तकनीकी मंदी के रूप में दिया जाता है। सामान्यतः आमतौर जो मंदी होती है उसमें क्या होता है कि देखो 2 चीज़ होती है। नॉर्मल मंदी होगी, उसमें उत्पादन घटेगा, रोजगार घटेगा, आर्थिक क्रियाकलाप है वो घटेंगे, वो सारी चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा, तब तो उसको देंगे मंदी की सिचुएशन। और यदि उससे केवल जीडीपी का प्रोडक्शन कुछ 2 तिमाही तक घटा तो उसको टेक्निकल रिसेशन का नाम दे देते हैं थोड़ा सा, बाकी कोई ज़्यादा अंतर है नहीं बेसिकली। और कोविड-19 के दौरान अमेरिका में देखने को मिला, और अमेरिका अभी इसी चीज़ से चल रहा है। तो टेक्निकल रिसेशन का मतलब उत्पादन लगातार 2 वर्ष की होने वाली गिरावट, जो आमतौर पर जीडीपी संकुचन होता है उसकी बात हो रही है। इसके बाद विंडफॉल टैक्स, कच्चे तेलों पर उत्पादों पर लगाया जाता है ये मुख्य रूप से, और ये निर्यात लेवी को भी समाप्त कर देता है। तो विंडफॉल टैक्स एक कंपनी पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक बार की करें, ये अप्रत्याशित रूप से डाटा लाभ पर लगाए, यानी कि अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा लाभ कमाती है और उससे सकता है उस लाभ को पब्लिक तक पहुंचाना होता है, उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता है, उसमें विंडफॉल टैक्स आ गया। बस इतना ध्यान रखना, स्पेशली तेल की कीमतें बढ़ रही है तो सरकार इस टैक्स को लगा रही है, तो इसलिए घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद लैंड लॉर्ड पोर्टल, ध्यान रखना, पोर्ट है, सॉरी पोर्टल नहीं, पोर्ट के 2-3 मॉडल होते हैं, वो आपको देखना है। ये देखो, एक पोर्ट का मॉडल है सर्विस पोर्ट मॉडल, एक है टूल पोर्ट मॉडल और एक है कॉर्पोरेट पोर्ट मॉडल। ये 3 पोर्ट है जो पीपीपी प्रोजेक्ट के आधार पर पोर्टों को डेवलपमेंट के लिए चलाए गए, उनको बोला जाता है। सबसे पहले मैं बोलूँ सर्विस पोर्ट मॉडल। इसमें क्या होता है कि पत्तन का जो अथॉरिटी होती है उसका भूमि सभी अचल संपत्ति का स्वामित्व होता है और सभी विनियामक अधिकार उसी के पास होते हैं। वो पोर्ट का ट्रस्ट, लैंड, सारी चीज़ें हैं इसमें मुख्य रूप से। देखो ध्यान रखना, सर्विस पोर्ट लेंडर में क्या होता है, पोर्ट मॉडल में इसके अंतर्गत जितना भी पोर्ट अथॉरिटी है, पोर्ट अथॉरिटी किसी होगी गवर्नमेंट की, उस पोर्ट अथॉरिटी का वहाँ की सभी भूमि पर अधिकार होगा, वो रेगुलेटिंग करेंगे, है ना। लेकिन पोर्ट ट्रस्ट और लैंडलॉर्ड और कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर, इनमें उस दोनों की भूमिका होगी प्राइवेट सेक्टर की और पोर्ट अथॉरिटी की। टूल पोर्ट मॉडल में क्या होता है कि पोर्ट अथॉरिटी पोर्ट की इंफ्रा को डेवलप करती है, उसे रखरखाव करती है, लेकिन उसकी हैंडलिंग है वो प्राइवेट को दे देती है। कॉर्पोरेट पोर्ट मॉडल में क्या होता है कि पूरी तरह प्राइवेट होता है, ध्यान रखना, उसको प्राइवेट, लेकिन उसमें हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट की ज़्यादा होती है। तो ये मॉडल मिलान के लिए आ सकते हैं। सर्विस पोर्ट में क्या होता है कि जो भूमि, लैंड, जो भी सारा है गवर्नमेंट का होगा और वो साथ में मिलकर प्राइवेट के साथ चलाएगी। टूल पोर्ट में क्या है कि इंफ्रा गवर्नमेंट डेवलप करेगी, उसको बाकी रखरखाव भी गवर्नमेंट करेगी, बाकी उसको प्राइवेट देगा। कॉर्पोरेट पोर्ट मॉडल में क्या है कि सरकार है वो पूरी तरह उसको प्राइवेटाइजेशन कर देगी, बट सरकार की शेयर होल्डिंग उसमें सबसे ज़्यादा रहेगी, उसको बोला जाता है ये। अब इसी के बारे में देख लो, एक तो सबसे बड़ा पता है कि आपको भारत के 11 मेजर पोर्ट हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। 11 मेजर पोर्ट हैं जिसमें कलकत्ता, पारादीप, विशाखापट्टनम, इनौर, चेन्नई, तूतीकोरम, कोचीन, मैंगलोर, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 मेजर पोर्ट हैं, बाकी छोटे पोर्ट हैं। तो अगर मैं बात करूं तो हाल में ये हाईलाइटेड इसलिए है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला कदम। लैंड लॉर्ड पोर्टल की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब यह है कि पोर्ट की अथॉरिटी, पोर्ट की रेगुलेटिंग संस्था और स्वामी तीनों के रूप में इसमें पीपीपी के आधार पर काम किया जाता है। पतन का संचालक निजी हाथों क्यों होता है, यानी कि देखो पोर्ट है उसका जो ऑपरेशनल चीज़ है उसको चलाएगा प्राइवेट, बाकी उसका पूरा सेंटर वो कौन करेगा, प्राइवेट, गवर्नमेंट। तो इसका आधार मतलब यह है कि देखो पोर्ट लैंड लॉर्ड मॉडल के आधार का मतलब है कि पोर्ट है उसको पीपीपी के मॉडल के आधार पर डेवलप किया गया, अब तक सरकार के हाथ में था। इसको अच्छा करने के लिए सरकार ने पीपीपी मॉडल में लैंड लॉर्ड पोर्ट मॉडल को इसके आधार पर किया गया, जिसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ईजिली तरीके से क्या होगा कि सरकार है उसकी प्रॉपर्टी, उसके इंफ्रा, उसकी रेगुलेटिंग सब पे अधिकार होगा, लेकिन उसका ऑपरेशन प्राइवेट सेक्टर करेगा।
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में आप जानते हैं, ये 1989 में शुरू हुआ, मुंबई में है, कंटेनर हैंडलिंग के लिए जाता है और भारतीय पोर्ट अधिनियम के अंतर्गत ये आता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, भारतीय पोर्ट अधिनियम 1908 है, इसके अंतर्गत हमारे एक तो मेजर पोर्ट है और एक माइनर पोर्ट है। मेजर पोर्टों पर कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, माइनर पोर्टों पर कंट्रोल करता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये बेसिकली इन पे इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो MSP है, अब MSP के लिए करके जो कानून आया वो तो हटा लिया। उसके बाद सरकार ने संजय अग्रवाल, सचिव है संजय अग्रवाल, जो पूर्व की सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर के थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। तो उसी के बारे में MSP से पूछा है। बाकी MSP को आप जानते हैं क्या होता है। MSP 23 फसलों पर दी जाती है, न्यूनतम मूल्य होता है ना, और ये 23 फसलें, इनको एक बार गो थ्रू हो लेना बस। MSP का डिसाइड आपको पता है आर्थिक मामलों की जो कमेटी वो करती है, इसकी रिकमेंडेशन करता है कृषि एवं लागत विभाग रिकमेंडेशन करता है, और आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी होती है वो इसको फाइनल करती है। इतना इसमें ध्यान रखना। इसके बाद पीडी के पॉइंट ऑफ व्यू ये भी महत्वपूर्ण है कि 11वीं एग्रीकल्चर सेंसन यानी कृषि संगणना या कृषि जनगणना है वो 11वीं हुई है। अगर हम बात करें कृषि संगणना की तो उसको ध्यान रखना, सबसे पहले इसको केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा जारी, मतलब ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसको जारी करती है। ठीक है, और पहली बार 1970 में इसको जारी किया गया था। हर 5 साल में नॉर्मली ये जारी की जाती है। इस साल की ये वैश्विक कृषि संगणना कार्यक्रम के तहत इसको जारी किया गया था, जो कार्यक्रम मुख्य रूप से FAO, आपको पता है संयुक्त राष्ट्र का जो कृषि और खाद्य संगठन है FAO, जो वैश्विक लेवल पर खाद्य सुरक्षा की बात करता है, और ये 5 साल में रिपोर्ट जारी होती है। और इसमें मुख्य रूप से ये डेटा मिलता है आपको कि भारत में भूजोत का आकार कितना है, वितरण कैसा है, डेटा कैसे है, काश्तकारी कैसे है, फसल का पैटर्न कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। और पहली बार जो 11वीं हुई है अभी, ये पहली बार स्मार्टफोन और टैबलेट, आपको पता है अभी तो अब ज़्यादातर डेटा है वो स्मार्टफोन और टैबलेट पर लिया जाता है। इससे पहले डेटा पेन कॉपी में लिया जाता था, कुछ गलत हो जाता था, कुछ सही हो जाता था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। इसलिए आसानी से रिकॉर्ड मेंटेन करना इसमें आसान हो गया। 10वीं जो हुई थी वो 2015-16 में हुई थी, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि भारत में 86% किसान लघु और सीमांत है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, देखो ध्यान रखना, ये 11वीं के बारे में ध्यान रखना, कौन जारी करता है और कब कब हुई, पहली बार कब हुई, 10वीं कब हुई, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये, और ये कौन सा डेटा हमें देती है। इसके अलावा इसमें प्री का क्वेश्चन एक बनता है कि वैश्विक कृषि संगठन जो कार्यक्रम है, ग्लोबल एग्रीकल्चर सेंसर प्रोग्राम है ये, या बोल सकते हैं वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर, ये कार्यक्रम है क्या। तो इसकी बात ध्यान रखना, पहली बार 1930 में पहली बार कृषि जो जनगणना है 1930 में कराई गई थी। 1950 के बाद FAO ने कहा दिया कि हर 10 बाद कंटिन्यू की जाएगी। तो अब हर 10 वर्ष बाद ये की जाती है, हर 10 वर्ष बाद ये की जाती है। तो देखो इसमें ध्यान रखना, मैं आपको ये बता चाहता हूँ, प्री के लिए क्वेश्चन बनेगा, मेंस का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्री के लिए क्वेश्चन ये बनेगा कि जो 11वीं सेंसस है इसको जारी करने वाला कौन है, कौन से इसमें पैरामीटर है और क्या इसके निष्कर्ष है। बस 2 चीज़, आपको 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कभी भी कोई रिपोर्ट के बारे में। इसके अलावा ये तो कोई खास है नहीं, इसको एक बार गो थ्रू लेना बस, उसका नहीं। मोटे अनाज के बारे में इस बार जरूर पढ़ लेना। 2023 ध्यान रखना, 2023 भारत में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के रूप में मनाया जा रहा है। मोटे अनाज के बारे में हम आपको सारी चीज़ें बता दी, लेकिन एक बार फिर भी आप मोटे अनाज को जरूर पढ़ लेना, है ना। मोटे अनाजों के लेकर के हाल ही में मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ फ्रॉड प्रैक्टिस नामक पहल शुरू की गई। एक तो ध्यान रखना, मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, यानी कि देखो जहाँ जहाँ पर मोटे अनाज को लेकर के बेस्ट एक्सरसाइज हुई है, जहाँ सक्सेसफुल स्टोरी हुई है, उनके बारे में ज्ञान को शेयर करने के उद्देश्य से नीति आयोग और विश्व खाद्य विकास संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया है। और एशिया अफ्रीका के क्षेत्रों को मुख्य रूप से इसमें जोड़ा जाएगा। मोटे अनाज की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। ज्वार, बाजरा, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। और भारत के प्रमुख उत्पादक देश ये है, राजस्थान में होता है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में होता है। 2023 को FAO के द्वारा मोटे अनाज की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको GS में आएगा या तो क्वेश्चन मेंस में, ये आपको प्री में जरूर दिखेगा। मोटे अनाज से जुड़ा हुआ डायरेक्टली इनडायरेक्ट रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अफीम बाजार की बात हो रही है, तो अफीम को ज़्यादा इसको पढ़ने वाली कोई काम है नहीं इसमें इतना। प्याज के भंडारण के लिए ग्रैंड चैलेंजेस, मतलब ऑब्वियसली है, इसमें क्या किया गया कि उपभोक्ता मंत्रालय ने
जो उपभोक्ता खाद्य मंत्रालय पीडीएस सिस्टम का जो मिनिस्ट्री है हमारी, उसने प्याज के भंडारण के लिए ग्रैंड चैलेंज की घोषणा की। ग्रैंड चैलेंज का मतलब है कि देखो आपको पता है प्याज की जब कभी डिमांड, प्याज की कीमतें जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है कि वहाँ डिमांड, जिसकी जो प्राइस एकदम डाउन हो जाती है, इसलिए प्याज बड़ी मात्रा में सड़ जाता है, किसानों को नुकसान होता है। तो इसकी कीमत में बैलेंस करने के लिए पहले से ही तैयारी के लिए बोला गया, और इसके लिए कि भाई ये नुकसान होता है या इनको कैसे हम समाधान करें, इसके लिए एक रिसर्च बुलाई जा रही है, एक टीम बुलाई जा रही है जिसमें स्टूडेंट भी है, स्टार्टअप भी है, अच्छे विशेषज्ञ उनको शामिल किया जा रहा है। तो उसी के बारे में ये चैलेंजेज चालू किए। इसमें क्वेश्चन ये बनेगा किस मिनिस्ट्री ने चालू किए, किस उद्देश्य से चालू किए। इसके अलावा भारत परियोजना कार्यक्रम, आप जानते हो इस कार्यक्रम को स्टार्टिंग हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। इस कार्यक्रम के बारे में आप सभी जानते हैं कि भारतमाला जो कार्यक्रम है, इसको 2015 में चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की जितनी भी सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी है उसको डेवलप करना, रोडों को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के माध्यम से डेवलप करना, इसकी मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना। तो इसके लिए इसको 2 चरणों में चला जाना था, लेकिन अभी तक हम पूरा नहीं कर पाए। इसी के बारे में रिपोर्ट है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद आता है आपका सुरक्षा को लेकर के मैं बताता हूँ। देखो सुरक्षा को लेकर के भी खास नहीं है, इसमें एक ट्रांस बॉर्डर लिंकेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, तो इसको हम एक वीडियो में फटाफट कर देंगे। देखो ज़्यादा नहीं, मैं जो इंपॉर्टेंट उसी को बढ़ाऊँगा, बाकी स्किप करते हो जाऊँगा। तो अगर मैं सुरक्षा की बात करूँ तो इसमें कोई खास है नहीं है। तो सुरक्षा वाला अगला हम सोशल इशू वाला एक साथ कर देंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं एक बार देख लूँगा, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे फटाफट वीडियो करेंगे। आज मेरे पास थोड़ा टाइम का कम है। 2-3 बड़े बड़े वीडियो में मैं आपका ये कंप्लीट कर दूंगा। 3 वीडियो में मैक्सिमम ये कर दूंगा जून जुलाई की, फिर हम अगस्त की स्टार्ट करेंगे। और इस वीकेंड तक, जैसे आज में संडे है तो अगले वीकेंड तक मैं अगस्त की भी स्टार्ट कर दूंगा। डोंट वरी, मैं आपका, मेरा उद्देश्य है कि अगस्त सितंबर, कम से कम जनवरी तक आपकी, सितंबर तक की मैगजीन हम कंप्लीट करवा दें। उसके बाद हम धीरे धीरे कंप्लीट करवाएंगे फरवरी में कुछ। तो बट आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस वीडियो को जिस दिन पढ़ाया जाए उसी दिन इसको पढ़ करके काम करें। और ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें रिपीटेडली होती है, बहुत सारी चीज़ें आपके स्टैटिक पार्ट की होती है, तो इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं, इनको अच्छे से फॉलो करते हुए आगे बढ़े। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको पढ़ेंगे, बाकी स्किप करते हो जाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, जो भी डाउट है उसको पूछें। लेकिन हम कोशिश करेंगे सितंबर, मतलब आपकी जनवरी में कम से कम आपकी सितंबर तक की मैगजीन कंप्लीट कर दी जाए। इसके बाद जुलाई में आपकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर ही कर देंगे, मार्च में आपकी आने वाली जनवरी फरवरी कर देंगे। डोंट वरी, अच्छे से कवर कर देंगे, क्योंकि अप्रैल तक हमें मैगजीन हमें पढ़नी है प्री के लिए। उसके बाद हम आगे बाद में पढ़ेंगे। और ये जो पढ़ रहे हैं ये प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यही पढ़ रहे हैं, अगर आप कहेंगे बाद में हम PT 365 में इन्हीं को पढ़ा देंगे। इन्हीं का समराइज रूप आता है, जो हम यहाँ से पढ़िए उन्हीं का संचित रूप PT 365 में आएगा। तो रिवीजन के लिए हम उसको एक बार गो थ्रू जरूर हो लेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और एक बार खुद भी इनसे गो थ्रू लो, एक बार आप भी इससे देखो, ताकि जो बात मैं बोलता जाऊँ उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और समझाने वाली चीज़ है उसको हम आराम से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अगला वीडियो आपको बहुत बड़ा दिया जाएगा, ये वीडियो थोड़ा छोटा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर देखें। और अगर किसी प्रकार कोई भी डाउट है तो आप हमारी जो लाइव क्लास आती है उसमें जरूर देखें। अगली बार हम गूगल मीट के थ्रू लाइव क्लास लेने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके डाउट डायरेक्टली क्लियर किया जाए। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।